हाँ देखो बेटा, नंबर ऑफ U-238 एटम्स इन एन एंशिएंट रॉक इक्वल्स द नंबर ऑफ लेड एटम्स, और हाफ लाइफ दे रखी है यूरेनियम की 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। एस्टिमेट द एज ऑफ द रॉक अज्यूमिंग दैट ऑल लेड एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिके ऑफ U-238। ठीक है, तो जब वो स्टार्ट हुआ था डिके उसका यूरेनियम से लेड तक, ठीक है ना, तो कह रहा है कि ऐसा हुआ कि दोनों के नंबर जब बराबर हो गए, जब आपको मिला वो सैंपल तब उनके दोनों के नंबर बराबर थे। और इनिशियल क्या शुरू हुआ था उसमें, इस तरह का डीके शुरू हुआ था, U-238 लेड में कन्वर्ट हो रहा था। तो जब मिला आपको दोनों बराबर हो गए, मतलब शुरू में कि ये नहीं था बिल्कुल, फिर जैसे ही मर जाता है कोई तो फिर ये डीके होना शुरू हो गया एक तरह से। ठीक है, तो वो सैंपल कब बना था, मतलब पहले तो आपने क्या होगा उसका, जब बराबर हो जाते हैं, एन नॉट था शुरू में 0 था, जब दोनों बराबर कब होंगे, ये कम होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, जब दोनों N0/2 हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है कि आपको इसकी लैंग्वेज से, जब ये कह रहा है कि उसके नंबर दोनों के बराबर हो गए हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, शुरू में वो N0 था, वो सारा वहीं से बन गया है, लेट लिख दिया है इसने, तो इसका मतलब क्या हो गया, आधा डिके हो गया, और आधा डिके होने में कितना टाइम लग रहा है, 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ के बराबर हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। क्लियर है सबको, दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम है स्मॉल सा, देखो अभी ऐसे पूछ ले आपसे, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखो 10 ग्राम ऑफ 57 CO kept in an open container beta decays with half life of 270 days। बीटा डिके हो जाता है उसका 5 कोबाल्ट का, ठीक है, और हाफ लाइफ कितनी है उसकी, 270 डेज है। वेट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द कंटेनर आफ्टर 540 डेज विल बी वेरी नियरली इक्वल टू, 540 डेज के बाद, 540 डेज का मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद उसका जो मास होगा कंटेनर में कितना होगा, वेट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द कंटेनर। कोबाल्ट का मास कितना होगा, शुरू में 10 ग्राम लिया था, तो 2 हाफ लाइफ के बाद कितना होगा। नहीं नहीं, नंबर की बात नहीं हो रही राजकुमार, मास की बात हो रही है, देखो आप, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, मास की बात कर रहा हूँ, वेट ऑफ द मटेरियल इनसाइड पूछा है मैंने। हाँ मैं देख रहा हूँ। अरे सब गलती बता रहे हैं तो बिल्कुल, भूपेंद्र ने भी गलत बताया, राजकुमार ने भी, अनिल ने भी। इसमें फिर मैं कह रहा हूँ बेटा, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला है N0/2⁴n। मैं मास की बात कर रहा हूँ। नहीं तीशा नहीं, फिर सुनिए ध्यान से, आप लोग सुन नहीं रहे मेरी बात। इसका आंसर सी नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, या मास पूछ रहा हूँ मैं, नंबर नहीं पूछा। देखो वेट बात कर रहा हूँ, वेट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द कंटेनर आफ्टर 540 डेज विल बी वेरी नियरली इक्वल टू, मैं नंबर कहाँ कह रहा हूँ एटम्स के, मैं नेट वेट की बात कर रहा हूँ, मटेरियल का कितना वेट रह जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना। नहीं नहीं रश्मि, आधा कैसे होगा, उसमें से वेट का क्या निकल रहा है, हाँ खुशी आप सही कह रहे हैं बेटा एकदम ही। तो वेट उसमें से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, निहारिका गुड, एकदम सही है आपका। वेट कम किस फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन निकलने से कितना फर्क पड़ेगा वेट में, नेग्लिजिबल फर्क होता है ना राहुल शर्मा, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन निकलने से नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है बेटा वेट पर। तो ध्यान दें, इस तरह से कभी कोई वेट पूछ ले, आप लगे हुए कैलकुलेशन तुरंत ये टिक करके आ गए तो गलत हो जाएगा, इसमें वेट में चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स कितने भी निकाल लो आप उससे, और यहाँ तो 2 ही हाफ लाइफ हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन का वेट नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि बहुत सारे एटम में हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन भी निकला तो भी ओवरऑल वेट में फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस देखो कितना है, 10 ग्राम 5 ग्राम, तो आप क्या करोगे, सो ओनली डिफरेंस इन द मास इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जा रहे हैं बस, और क्या फर्क पड़ रहा है, और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो डिफरेंस इन मास इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑलमोस्ट अनचेंज। ठीक है, तो मास इसमें क्या रह रहा है, अनचेंज रह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा इस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को भी।
एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ मैं आपको। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ ली होगी, नहीं भी पढ़ी होगी, इतना सब समझते हैं प्रोबेबिलिटी, 11th में पढ़ लेते हैं। एक स्टेट कोर्स में नहीं है क्योंकि इसकी कहानी फिर बहुत लंबी है बेटा, ये बहुत बड़ी बड़ी साइंस है ये, ठीक है ना, किस एटम की प्रोबेबिलिटी कितनी है डी के होने की। बट हम ये दो चीजें याद रखेंगे, पैकेज में लिखी हुई है हमारे, कभी पूछ ले तो। ठीक है, आपके समझ में भी आ रही होगी अगर आपने प्रोबेबिलिटी समझते हैं आप तो। इन ए सैंपल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, क्या कह रहा हूं मैं, पहले यही देखो ऊपर वाला। इन ए सैंपल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियाई फॉर सर्वाइवल अप टू टाइम टी विल बी गिवन बाई। कोई ऐसे पूछ ले आपसे तो प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी न्यूक्लियस के टी टाइम तक जिंदा रहने की, टी टाइम तक बचने वाले सब टी टाइम तक जिंदा रहें, तो बचने वाले टी टाइम तक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आ रही है क्या बात समझ में? क्या कह रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ टी टाइम तक जिंदा रहने तथा कि किसी न्यूक्लियस की प्रोबेबिलिटी क्या है टी टाइम तक, किसी भी टी टाइम तक, तो उस टी टाइम तक जितने बच गए वो सब टी टाइम तक जिंदा रहे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टी टाइम तक बचने वाले कितने होते हैं, यही होते हैं कि एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लिम्डा टी। यही फार्मूला होता है कि टी टाइम तक बचने वाले न्यूक्लियाई का एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लिम्डा टी, और कितने थे शुरू में एन नॉट, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, बचने की प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई याद रख लेंगे, बार बार कहीं भूल जाए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई फॉर सर्वाइवल अप टू टाइम टी कितना आ गया, ई रेस टू पावर माइनस लिम्डा टी, और इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू डिसइंटीग्रेट इन टाइम टी कितनी हो जाएगी, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लिम्डा टी। ठीक है, तो कभी कोई पूछ ले गलती से यही, तो आपको आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी न्यूक्लियस के टी टाइम तक जिंदा रहने की, ई रेस टू पावर माइनस लिम्डा टी, और टी टाइम में डिसइंटीग्रेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस लिम्डा टी होगी। ठीक है, तो ये दो तीन बातें थी जो मैंने आपको बता दी।